नमस्कार दोस्तों, आज इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जैसा कि आपको विदित है पहले से, इसमें आप देख चुके हैं कि जो हमारा सुपर टेट की क्लासेज ये चल रही हैं। सुपर टेट इसके जीएस के पार्ट के भूगोल विषय से ये संबंधित क्लासेज आपको मिल रही हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके जो सिलेबस है सुपर टेट का, उस सिलेबस में दिया गया है। एक टॉपिक था अक्षांश और देशांतर, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। इसको हमने 3 क्लासेस के माध्यम से पूर्ण कर दिया है। आज की जो हमारी कक्षा होगी एक दूसरे टॉपिक के साथ है, पृथ्वी की संरचना। एक इसमें सब टॉपिक दिया हुआ है, पृथ्वी की संरचना। इससे विभिन्न प्रकार के बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग प्रत्येक प्रतियोगी कक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पृथ्वी की संरचना। आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर हम जाएं तो उसमें क्या क्या संबंध हैं, किस प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, वह ठोस है या द्रव है, इत्यादि पे चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो ये हो जाएगा हमारा पृथ्वी की संरचना। तो पृथ्वी की संरचना पढ़ने से पहले अगर हम देखें यहाँ पे सब टॉपिक में इसको तोड़ना चाहें तो क्या टूट सकता है? एक तो इसके परिचय से प्रश्न बन जाएगा। दूसरा एक प्रश्न यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन हेतु कौन कौन से प्रमाण हैं या कौन कौन से स्रोत बतलाए गए हैं। तो यहाँ पे एक तो प्रश्न बनेगा स्रोत से या प्रमाण से प्रश्न बन जाता है। तो ये परिचय जानेंगे हम सबसे पहले, फिर स्रोत या प्रमाण जानेंगे। और स्रोत प्रमाण के साथ हम यहीं पे अगर देख लें तो रासायनिक संगठन के आधार पर रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की परतें एक हमें ये समझना है। यहाँ पर एक प्रश्न जो दूसरा बनता है, जो प्रमाणिक स्रोत है वो कौन सा है? तो सर्वाधिक मान्य स्रोत जो है वो हमारा है भूकंपीय तरंगों पर आधारित है। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है, तो इसको हमें पढ़ना होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अगर हम आपसे कहें तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, क्योंकि हम सुपर टेट के लिए कक्षाएँ लेकर आ रहे हैं या विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे टीजीटी है, पीजीटी है, उसमें जो अभी हाल ही में जीएस का पेपर एक इंक्लूड किया गया है, ये उससे संबंधित है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो सामान्य प्रश्न बनेगा प्रमाणिक स्रोत अगर हम देखें तो क्या है, तो बहुत ही कम है। तो इस आधार पे हम जानकारी नहीं कर पाते हैं कि पृथ्वी किस प्रकार की है। अब यहीं पे अगर हम देखें कि जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वो लगभग कितनी है, तो पृथ्वी की जो यहाँ पे त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या की अगर हम बात कर लें कि ये कितनी है, तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो लगभग 6378 किलोमीटर है। 6378 किलोमीटर है। तो इतनी मान लीजिए ये हमारे क्या हो जाएगा, ये पृथ्वी है। तो इतनी लंबाई अगर हम देखें, इतनी त्रिज्या को देखें, तो इस कैसे अध्ययन कर पाएँ हम कि पृथ्वी की संरचना कैसी है, यानी कि इसमें कौन कौन सी परतें दिखाई दे। तो इसके लिए क्या किया गया है, आर्कटिक महासागर में
आर्कटिक महासागर है ना, कौन सा स्थान है? तो आर्कटिक महासागर में अगर हम देखें तो एक कोला क्षेत्र है, आर्कटिक महासागर का कोला क्षेत्र, आर्कटिक महासागर का कोला क्षेत्र है, जहाँ पर लगभग सबसे अधिक गहरी खुदाई की गई है, जिससे हमें क्या हो सके, ये प्रमाणिक जानकारी मिल सके। तो आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में सर्वाधिक गहरी खुदाई की गई है, गहरी खुदाई की गई है, लेकिन यहाँ से भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सके हैं। तो केवल आपसे इतना प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के वैज्ञानिक प्रमाण या स्रोत क्या है, पूर्ण है तो पूर्ण नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6378 किलोमीटर है। अब तक की सर्वाधिक गहरी खुदाई करने वाला स्थान कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर का कोला क्षेत्र है, जहाँ पे क्या किया गया है, सर्वाधिक गहरी खुदाई की गई है। तो ये फैक्ट के रूप में प्रश्न आ सकता है। तो परिचय में आप क्या समझे कि पृथ्वी की संरचना के लिए अभी कोई ज्ञात ठोस सबूत हमारे पास नहीं है। कुछ पूर्वानुमान हैं लोगों वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए, जिनको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? स्रोत या प्रमाण के अंतर्गत पढ़ते हैं, और यहाँ से विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या स्रोत और प्रमाण हैं। तो यहीं पे अगर हम बात करें तो कह सकते हैं इन स्रोतों को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ते हैं। अगर इसको हम देखें तो एक ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा। जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बनेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी की संरचना ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं, तो ऐसे प्रश्न कहाँ से बनेंगे? तो यहीं से बनते हैं। इसमें अगर हम देख लें तो सबसे पहले अप्राकृतिक स्रोत हैं, अप्राकृतिक स्रोत हैं। इसी तरह से अगर दूसरा हम देख लें तो पृथ्वी, पहला अप्राकृतिक स्रोत हो जाता है, दूसरा देख लें तो ये हो जाता है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी स्रोत, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी स्रोत। और जो तीसरा होता है वो हमारा क्या होता है? तो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, प्राकृतिक स्रोत होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अप्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत किसकी बात की जाती है, तो यहाँ पर दाब ताप घनत्व की बात की जाती है। किसकी? तो दाब है ना, या ताप दाब और घनत्व की बात की जाती है, घनत्व की बात की जाती है। यानी कि पृथ्वी पर सतह से केंद्र की ओर जाने पे ताप में क्या परिवर्तन होता, दाब में क्या परिवर्तन होता, घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। तो अगर हम देखें पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएं तो आप यह कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है? तो प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है, और जो घनत्व होता है वो भी क्या होता है? बढ़ता है। आंतरिक भाग का अगर हम देखें तो टेम्परेचर भी क्या है? अधिक माना जाता है। तो आपको केवल वनडे एग्जाम प्री के स्तर पे पास करना है, तो आपको केवल यह समझना है कि जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक ताप हो जाएगा, दूसरा दाब हो जाएगा, तीसरा घनत्व हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के कोर की ओर जाने पर है ना, दाब में क्या होती है? वृद्धि होती है, यानी कि यहाँ पे दाब अधिक देखने को मिलता है, जबकि घनत्व भी क्या होता है? तो केंद्र के कोर के आसपास अधिक देखने को मिलता है। तो इस आधार पर पृथ्वी की संरचना को ज्ञात किया गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतें क्या क्या हो सकती हैं। तो ये पहला सोर्स हो गया। दूसरा अगर हम देखें पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी क्या क्या बातें हैं, तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित 1-2 परिकल्पनाएं हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। एक हमारी है ग्रहणांक परिकल्पना, एक हमारी यहाँ पे परिकल्पना है ग्रहणांक परिकल्पना, एक ये परिकल्पना दी गई है। और यहीं पे अगर हम दूसरी देख लें तो ज्वारीय परिकल्पना है। कौन सी है? तो ज्वारीय परिकल्पना है।
या थ्योरी की बात की गई है। तो ग्रहणाणु परिकल्पना और ज्वारीय परिकल्पना, इन दोनों में अगर हम देखें तो ग्रहणाणु जो परिकल्पना हमारी है, इससे जो केंद्र होता है तो कैसा दिखता है, पृथ्वी का जो केंद्र है, यानी कि यहाँ पे पृथ्वी का जो केंद्र है वो कैसा दिखाई देता है, तो पृथ्वी का केंद्र ठोस है। इस परिकल्पना के जो निष्कर्ष निकाले गए उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी का केंद्र कैसा है, तो ठोस है। जबकि ज्वारीय हाइपोथेसिस के द्वारा इस बात की परिकल्पना की गई है कि इसका जो यहाँ पे पृथ्वी का केंद्र है वो कैसा है, तरल है। कैसा है, तो तरल है। तो अब ये दोनों परिकल्पनाओं के निष्कर्ष के फलस्वरूप ये माना जाता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है या पृथ्वी का जो केंद्र है वो या तो ठोस है या तो तरल है। क्या है, या तो ठोस है या तो तरल है। इस निष्कर्ष के आधार पर, है ना, विभिन्न प्रकार के अन्य प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर इसे रासायनिक संगठन के आधार पर बांटा गया और सर्वाधिक जो मान्य स्रोत है वो कौन सा है, भूकंपीय तरंग है। तो यहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित दो परिकल्पनाएं हैं, दो हाइपोथेसिस हैं, एक ग्रहणाणु परिकल्पना, दूसरी ज्वारीय परिकल्पना। इस परिकल्पना के द्वारा पृथ्वी कैसी है, तो इसका केंद्र ठोस है, जबकि ज्वारीय परिकल्पना के फलस्वरूप इसका केंद्र कैसा है, तो तरल है। अब पृथ्वी का जो निष्कर्ष निकला कि या तो ठोस है या तो तरल है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ये याद रखेंगे आप लोग। तो ये हो गए हमारे स्रोत और प्रमाण। अब इसी में जो अगला हमारा प्रमाण है वो क्या है, तो वो हमारा है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत एक हमारा आता है ज्वालामुखी, और दूसरा क्या होता है, भूकंप। ज्वालामुखी, भूकंप, यहीं पे उल्का पिंड संबंधित जो साक्ष्य हैं उनको भी मान्यता दी गई है। उल्का पिंडों के साक्ष्य द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे जो लावा और मैग्मा बाहर आते हैं, उस आधार पे माना जाता है कि पृथ्वी का अधिकांश भाग कैसा है, तरल है, और जो टेम्परेचर है वो अधिक है कोर की ओर। भूकंप की, जब भूकंप आता है तो भूकंप की कुछ वेव P है, S है और L हैं। इन तरंगों के आधार पर मान्यता दी जाती है कि यह क्या, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के केंद्र में पड़ते हैं, यानी कि ठोस भी हो सकता है, द्रव भी है, यानी कि ठोस और तरल दोनों हैं। तो इस आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की जाती है। उल्का पिंडों के साक्ष्यों द्वारा इसकी क्या की जाती है, तो बात की जाती है। तो अगर कहीं प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक मान्य स्रोत कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है सर्वाधिक मान्य जो स्रोत है इस समय वर्तमान में कौन सा चल रहा, तो भूकंप को माना जाता है। अगर ऑप्शन में ऐसे आ जाए कि प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं, तो ज्वालामुखी है, भूकंप है, उल्का पिंडों के साक्ष्य हैं। इसी तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कौन से स्रोत हैं, तो ग्रहणाणु परिकल्पना है और ज्वारीय परिकल्पना है। इसी तरह से अप्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत कौन आते हैं, तो ताप, दाब और घनत्व आते हैं। यानी कि ये जितने भी फैक्ट लिखे हैं सब क्या हो गए, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी अध्ययन करने के स्रोत हो गए। तो आपको ये स्रोत याद रखने हैं क्योंकि इन स्रोतों से ही प्रश्न बन जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सामान्य जानकारी क्या निकली, यहाँ पर सामान्य जानकारी ये निकली कि अगर विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप क्या निकलते हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, विभिन्न प्रकार की परतें हैं। तो इस आधार पे हम जो पहला पढ़ेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की परतें। अब इसके बाद पढ़ेंगे सर्वाधिक मान्य स्रोत यानी कि भूकंपीय तरंगों के आधार पे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर। तो अगर हम रासायनिक संगठन के आधार पर देखें तो हम यह कह सकते हैं कि जो पृथ्वी की जो परतें होती हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है।
यानी कि ये पृथ्वी की सतह हो गई, इससे हम किधर की ओर जाएंगे तो कोर की ओर जा रहे हैं। तो इनको 3 परतों के रूप में बांटकर हम पढ़ते हैं। पहली जो ऊपरी परत है, ये मध्य परत है और ये कोर है, यानी कि इसे क्या कहते हैं, केंद्र बोलते हैं। तो ऊपर अगर हम देख लें तो सियाल, सीमा और इसे क्या कहते हैं, निफे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं तो सियाल बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं तो सियाल सीमा हो जाएगा। इसी तरह से सियाल सीमा हो जाएगा, है ना, सियाल हो जाएगा, सीमा हो जाएगा और क्या हो जाएगा तो निफे हो जाएगा। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सियाल, सीमा, निफे, यानी कि 3 परतों में बांटा गया है। किस आधार पे, रासायनिक संगठन के आधार पे। रासायनिक संगठन से तात्पर्य है पृथ्वी के सतह से किधर की ओर जाने पर, कोर की ओर जाने पे विभिन्न प्रकार के पदार्थों की बात की जाती है। तो जहाँ पे जिस पदार्थ की अधिकता होती है उसी आधार पे इसे 3 परतों में विभाजित किया गया है। तो अगर हम पहला देख लें यहाँ पे सियाल के बारे में, तो जो सियाल हमारी है वो काहे से मिलके बनी है तो सिलिका और एल्यूमिनियम से। काहे से बनी है ये प्रश्न आ सकता है, तो इसी की बात करते हैं। सिलिका और प्लस एल्यूमिनियम से निर्मित है, या आप यह कह सकते हैं इस परत के अंतर्गत सियाल और सिलिका और एल्यूमिनियम, है ना, क्या हो जाएगा, सिलिका और क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की क्या है, प्रधानता है, प्रधानता है। यानी कि इस सियाल क्षेत्र में क्या पाया जाता है तो सिलिका और एल्यूमिनियम की यहाँ पर अधिक प्रधानता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो महाद्वीपीय अवसादी शैलों के नीचे ये जो सियाल है ये कहाँ पाई जाती है तो महाद्वीपीय जो क्षेत्र है उसी के उसमें क्या होती है, ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी कि महाद्वीपीय अवसादी शैलों के नीचे क्या स्थित है तो ये सियाल स्थित है। महाद्वीपीय अवसादी शैलों के नीचे स्थित है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये ऊपर भूपर्पटी है, अंदर की पृथ्वी केंद्र की ओर जा रहे हैं, तो इसका जो ऊपरी हिस्सा है यानी कि जो महाद्वीपीय अवसादी शैलों के नीचे क्या होता है, सियाल पाया जाता है। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की क्या होती है तो प्रधानता रहती है। यहीं पे अगर हम देख लें तो इसका जो घनत्व है वो 2.9 के आसपास रहता है। यहाँ पे इसका घनत्व कितना है, तो घनत्व अगर हम देख लें तो 2.9 पाया जाता है। तो घनत्व यहाँ पे इसका कितना हो गया तो 2.9 हो जाता है। एक प्रश्न यहाँ से और आपसे पूछा जा सकता है कि इस परत की मोटाई कितनी होती है, तो लगभग 50 से 300 किलोमीटर के आसपास होती है। कितनी होती है इसकी मोटाई, तो अगर हम मोटाई की बात कर लें तो 50 से 300 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। यानी कि पृथ्वी की ऊपरी जो परत है महाद्वीपीय अवसादी शैलों के नीचे की, उसमें क्या है तो सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सियाल बोलते हैं। यह इसका जो घनत्व है 2.9 है, मोटाई कितनी है तो 50 से 300 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। अगर यहीं पे हम दूसरी परत की बात कर लें, सीमा की बात कर लें, तो सीमा में अगर हम देखें तो क्या होगा, इस परत की बात कर लेते, किसकी, सीमा की। तो अगर यहाँ पर हम देख लें तो एक तो यहाँ पे हमारे तत्वों के अंतर्गत देखें तो सिलिका और मैग्नीशियम, किसकी, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की क्या है तो प्रधानता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। यह सियाल के ठीक नीचे, ये कहाँ पाई जाती है तो सियाल के ठीक नीचे, सियाल के ठीक नीचे
आग्नेय सियाल के ठीक नीचे आग्नेय चट्टानों से बनी होती है। यानी कि ये सियाल के नीचे है ये वाला क्षेत्र, ये काहे से निर्मित है? तो ये आग्नेय चट्टानों से बनी शैल होती है। जबकि सियाल क्या होती है? तो महाद्वीपीय अवसादी शैलों के नीचे पाई जाती है। तो यहाँ पे अवसादी शैल देखने को मिलती है, यहाँ पे कौन सी मिलती है? तो आग्नेय शैल देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर हम इसके घनत्व की बात कर लें तो 2.9 से 4.7 रहता है। इसमें घनत्व कितना रहता है? तो अगर हम देखें कि यहाँ घनत्व कितना रहता है तो 2.9 से, वहाँ पे कितना था? तो 2.9 था, जबकि यहाँ 2.9 से क्या होता है? तो 4.7 तक देखने को मिलता है, 4.7 तक देखने को मिलता है। यहीं पे एक और प्रश्न आपसे बन सकता है कि इसकी मोटाई कितनी है परत की? तो 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर मानी जाती है। ये क्या हो जाएगी? इसकी तो मोटाई हो जाएगी। तो ये आपने दो को समझ लिया, एक समझ लिया सियाल के बारे में, दूसरा पढ़ लिया सीमा के बारे में। एक तो आपने सियाल के बारे में पढ़ लिया और दूसरा सीमा के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं निफे के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो यह किससे बना होता है? तो ये निकिल, ये जो परत है ये निकिल से और फेरस से मिलके बनी होती है। यानी कि यहाँ पे निकिल और फेरस तत्वों की क्या है? प्रधानता है या अधिकता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? तो निफे कहते हैं। और यहाँ पे इस केंद्र में अगर हम देखें तो सर्वाधिक इसका जो घनत्व यहाँ पे कितना माना जाता है? तो 11 माना जाता है। इसका घनत्व कितना होता है? तो 11 होता है। ये आपको याद रखना है। अब आपने किस आधार पे पढ़ लिया? ये रासायनिक संगठन के आधार पे। अब हम जो पढ़ेंगे वो है भूकंपीय स्रोतों के आधार पे या भूकंपीय तरंगों में जो विभिन्न प्रकार की तरंगे हैं, लहरें हैं, उनके आधार पे सबसे प्रामाणिक माना जाता है। तो अगर कभी आपसे पूछ ले कि रासायनिक संगठन के आधार पर, पृथ्वी के रासायनिक संगठन के आधार पर परतें कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं, सियाल, सीमा और निफे। सियाल वह है जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता होती है। ये महाद्वीपीय अवसादी शैलों के नीचे पाई जाती है। महाद्वीप, एक महाद्वीप होता है और दूसरा क्या होता है? समुद्र, है ना। यहाँ जाएंगे आप, महासागर जिसे बोलते हैं। तो महासागर में भी पृथ्वी पाई जाती है तली से, और इधर क्या है? महाद्वीप। तो महाद्वीप में इसकी मोटाई अधिक होती है, जबकि महासागर में इसकी क्या होती? मोटाई कम होती है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने बात किसकी की है? महाद्वीप की है कि महाद्वीपीय अवसादी शैलों के नीचे इनको देखा जाता है या पाया जाता है। या आप यह कह सकते हैं किसकी बनी होती है? तो अवसादी शैलों से निर्मित होती है। जबकि जो हमारी ये सीमा होती है ये चट्टानों से बनी होती। कौन सी चट्टानें? तो आग्नेय चट्टानों से निर्मित होती है। और यह किसके नीचे है? तो सियाल के नीचे है। इसी तरह से अगर हम निफे की बात कर लें तो यहाँ पे कह सकते हैं आप, ये सीमा के नीचे पाई जाती है। यहाँ पे निकेल और फेरस, इन दो तत्वों की अधिक प्रधानता देखने को मिलती है। अब ये हमारा क्या हो गया? तो रासायनिक संगठन हो गया। अब यहीं पे अगर हम आपसे बात करें आगे कि भूकंपीय तरंगों के आधारित स्रोत क्या है ना, भूकंपीय तरंगों पर आधारित स्रोत। तो भूकंपीय तरंगों पर आधारित स्रोत, भूकंपीय तरंगों पर आधारित स्रोत की बात करते हैं। और पहले हम ये समझेंगे कि कितनी वेव्स होती हैं, कितनी तरंगें यहाँ से निकलती हैं, किन किन प्रकार की हैं। इसके आगे हम निष्कर्ष निकालेंगे और फिर पढ़ेंगे हम परतों के प्रकार। तो भूकंपीय तरंगों को अगर देखें, यानी कि जिस समय भूकंप आता है तो पृथ्वी के अंदर जैसे पानी में क्या होता है? लहरें आती रहती हैं, उसी तरह से पृथ्वी के अंदर 3 प्रकार की जो तरंगे होती वो वेव्स क्या होती हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती है। तो उन्हीं को अगर हम देखें यहाँ पे तो ये 3 तरह की होती। कितनी तरह की होती हैं? तो 3 तरह की होती हैं। पहला होता है पी तरंगे,
प्राइमरी वेव्स इनको बोलते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी वेव, यस तरंगे। अगला होता है यल तरंगे, यल तरंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? धरातलीय तरंग भी बोलते हैं, धरातलीय तरंग, धरातलीय तरंग भी कहते हैं इसको, धरातलीय तरंग भी कहते हैं। इधर देख लें, अगर हम पी को क्या बोलते हैं तो प्राथमिक तरंगे बोलते हैं इनको। पी का मतलब प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक तरंगे। और जिनका हम बाद में प्राथमिक तरंगों के बाद में अनुभव करते हैं वो होती है सेकेंडरी वेव्स, यानी कि इनको हम क्या बोलते हैं तो द्वितीयक तरंगे कहते हैं, द्वितीयक तरंगे कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? तरंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पी तरंगों को अगर हम कहें आपसे तो ये ध्वनि के समान चलने वाली कैसी हैं? तो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, है ना। ध्वनि के समान चलने वाली अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। ध्वनि भी कैसी तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। उसी तरह से लिख सकते हैं आप, ध्वनि की तरह, ध्वनि की तरह चलने वाली अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। अगर हम द्वितीयक तरंग को देखें तो ये जो होती हैं ये प्रकाश की तरह, प्रकाश की तरह, जैसे प्रकाश की तरंगें क्या होती हैं? प्रकाश की तरह अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रकाश की तरंग जो होती है वो भी अनुप्रस्थ होती है। ठीक उसी के समान एस तरंगें भी क्या होती हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगें होती है। जबकि ये क्या होती है तरंगें? तो धरातलीय तरंग कहते हैं इन्हें, है। ये धरातल पर आती है इसलिए क्या होती है? धरातलीय तरंगें इन्हें कहा जाता है। अब यहीं पे अगर हम देख लें कि जो पी तरंगें होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस, है ना, ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में गतिशील होती हैं। ये ठोस, द्रव और गैस, यानी कि जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती है तीनों माध्यमों में क्या कर सकती हैं? गतिमान हो सकती हैं। लेकिन ठोस में कुछ ज़्यादा इनका क्या होता है? गमन होता है। क्या होता? तो गमन होता है। कब? ठोस में अधिक होता है, द्रव में कम और गैस में उससे कम। लेकिन ये तीनों माध्यमों से होकर क्या कर सकती हैं? गुजर सकती। तो आपसे कभी प्रश्न बन जाए कि पी तरंगे क्या हैं, तो पी तरंगे हमारी प्राथमिक या प्राइमरी वेव्स कहलाती हैं। इसलिए ये कैसी हैं? तो ध्वनि की तरह चलने वाली अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में चल सकती हैं। इस तरंगों की अगर हम बात करें तो जो एस तरंगे होती हैं ये ठोस में तो गमन करती हैं, ठोस माध्यम में क्या करती हैं? ये गमन करती हैं, लेकिन तरल माध्यम में ये गमन नहीं करती हैं। ये यहाँ जाने पे क्या होती? विलुप्त हो जाती है। तो आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। तरंगों से संबंधित प्रश्न भी यहाँ से आपसे बन सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है वो केवल इतना लिखा गया है, पृथ्वी की संरचना। अब पृथ्वी की संरचना को समझने के लिए हम जितना उस सिलेबस का हिस्सा है उसका थोड़ा सा ज़्यादा लेके चल रहे हैं कि अगर प्रश्न यहाँ से बन जाए तो आप कर सकें। ये एक ही क्लास में टॉपिक पूरा होगा। इसके पहले हमने 3 कक्षाएं आपके सामने ली, आपको लेकर दी है उस पर यूट्यूब चैनल पे। आप जाएंगे वहाँ पे तो अक्षांश और देशांतर से संबंधित 3 कक्षाएं पढ़ी हुई हैं। आज की जो एक कक्षा है इसमें हम पूर्ण रूप से पृथ्वी की संरचना को पढ़ रहे हैं। ये एक ही क्लास होगी, थोड़ा बड़ी हो सकती है। तो अब ये आप समझ गए होंगे कि पी तरंगे क्या होती है और एस तरंगे क्या होती हैं, और इनसे और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। अब अगर इन तरंगों के आधार पे हम निष्कर्ष निकालना चाहें, इन तरंगों के आधार पे अगर हम क्या करना चाहें? निष्कर्ष निकालना चाहें, तो अगर इन तरंगों के आधार पे हम निष्कर्ष निकालें कि निष्कर्ष क्या निकलता है पृथ्वी की जानकारी के लिए, तो अगर यहाँ हम निष्कर्ष निकालें तो हम यह कह सकते हैं कि तरंगों की गति पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध रखती है ना। तरंगों की गति, तरंगों की गति, तरंगों की गति पृथ्वी में पाए जाने वाले जो पदार्थ के घनत्व हैं,
है ना, उससे क्या है, सीधा संबंध रखती है। तो तरंगों की गति पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध रखती है, सीधा संबंध रखती है ना। यानी कि अगर ठोस होगा तो वेग ज़्यादा होगा, द्रव होगा तो कम होगा, गैस होगा तो कम होगा। इसके कहने का मतलब ये है, ये निष्कर्ष आपने पहला निकाला। दूसरा, अगर हम इसी आधार पे कहें तो पृथ्वी की सतह की अपेक्षा पृथ्वी के आंतरिक परतों का घनत्व अधिक होता है। ये आपने पहला देख लिया पॉइंट। दूसरा आप क्या कह सकते हैं, दूसरा आप कह सकते हैं पृथ्वी की सतह का घनत्व पृथ्वी कम होता है किसकी अपेक्षा, तो पृथ्वी की आंतरिक सतह से। यानी कि निष्कर्ष दूसरा क्या निकला, पृथ्वी की सतह का घनत्व पृथ्वी की आंतरिक परतों के घनत्व से क्या है, कम है। पृथ्वी की आंतरिक परतों लिख लीजिए, परतों के घनत्व से कम है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व अधिक है, जबकि पृथ्वी की सतह की जो घनत्व है, पृथ्वी की सतह का जो घनत्व क्या है तो कम हो जाता है। अब यहीं पे अगर हम देखें, एक और फैक्ट यहाँ पे निकल कर ये आता है कि ये जो पी, एस और एल तरंगे हैं, ये वक्राकार, मान लो पृथ्वी में किस रूप से चलती है, केंद्र है तो उसके केंद्र से ऐसे ट्रांसवर्स हो रही हैं, ऐसे चल रही हैं, तो एक वक्र का ये क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं तरंगों के वक्राकार गति से, तरंगों की वक्राकार गति से क्या स्पष्ट होता है, तो तरंगों की वक्राकार गति से हम यह स्पष्ट करते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना क्या है तो भिन्न भिन्न है। यानी कि इससे निष्कर्ष यह निकल रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है ना, भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी है, या भिन्न भिन्न पदार्थों से निर्मित है। इसीलिए तरंगें क्या होती हैं तो वक्राकार हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे विभिन्न पदार्थ हैं तो उनका अपना अपना डेंसिटी है, अपना अपना क्या है, घनापन है, या अपना अपना क्या है उसका, उन पदार्थों का प्रभाव है, जिसके कारण इसमें तरंगें क्या होती है, इधर उधर मुड़ जाती है। तो ये तीन निष्कर्ष निकाले गए यहाँ पर कि तरंगों की वक्राकार गति से क्या स्पष्ट होता है, तो वक्राकार गति से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की जो रासायनिक संरचना है वो भिन्न भिन्न है। अर्थात आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कि जो ये संरचना है ये समान नहीं है, या जो इसकी बनावट है वो समान नहीं है। तो अब आशा करते हैं आपको ये बेहतर समझ आ गया होगा कि भूकंपीय तरंगों पर आधारित स्रोतों को प्रमाणिक क्यों माना जाता है। इसीलिए इसको ये माना जाता है कि इसके आधार पे हम थोड़ा सटीक व्याख्या कर पाते हैं। तो आपको केवल प्री स्तर पे पेपर देना होता है, तो आपसे कभी ये पूछा जा सकता है कि भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती है, तो पी, एस, एल तरंगें होती हैं। पी को प्राथमिक तरंगें, एस को द्वितीयक तरंगें कहते हैं। ये ठोस द्रव, ये मैंने बातें आपको बतलाई हैं। इसी तरंगों के आधार पर ये निष्कर्ष निकला है। पहला निष्कर्ष क्या निकला है, तरंगों की गति पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध रखती है। जैसा पदार्थ होगा तरंगों की गति उसी प्रकार से होगी। यानी कि पदार्थों का जो घनत्व है वो जिस प्रकार का होगा उसी तरह से तरंगों की गति होगी। ठोस होगी तो ज़्यादा गमन करेंगी, द्रव होंगी तो कम गमन करेंगी। पृथ्वी की सतह की अगर बात कर लें तो पृथ्वी की सतह का घनत्व पृथ्वी की आंतरिक परतों के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। तरंगों की वक्राकार गति जो है ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना से क्या है, पृथ्वी की जो इसमें आंतरिक संरचना यानी कि जो वक्राकार गति है इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो विभिन्न परतें हैं वो भिन्न भिन्न पदार्थों से निर्मित हैं। इसकी संरचना एक समान नहीं है। अब प्रश्न कैसे बन सकते हैं, प्रश्न बनाया कि पृथ्वी की भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा कथन सही है। यही कथन दे दिया, यही आपसे पूछ लिया, या आपसे पूछ लिया निम्न में से पृथ्वी की आंतरिक तरंगों की संरचना
या निम्न में से पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है वो कैसी है, भिन्न भिन्न है, तो यह स्पष्ट होता है तो तरंगों की वक्राकार गति से। तो ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आगे चलकर जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको बताएंगे, है ना। अभी हम कंटेंट के स्तर पे कार्य कर रहे हैं, आपको एक कंटेंट की क्लास दे रहे हैं कि आप एक बेहतर समझ हो जाए आपके अंदर, और अपना नोट्स भी इससे बना लीजिएगा। अब अगर हम आगे बात करें तो ये दो बातें आप यहाँ पर समझ गए। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इस आधार पे पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। एक क्रस्ट होता है, दूसरा मेंटल होता है, और अगला क्या होता है? तो क्रोड होता है। यानी कि क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, इन 3 परतों में इसको क्या करते हैं? बांटते हैं हम इसको, इन 3 परतों में हम बांटते हैं। है ना, इसको कितने परतों में बांटते हैं? तो 3 परतों में बांटते हैं। अगर हम देखें कौन कौन सी परतें हैं, तो पहला जो हमारा होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। दूसरा जो हमारा होता है ये मेंटल कहलाता है, और जो तीसरा हमारा होता है वो क्या कहलाता है? तो कोर कहलाता है। तो अगर यहाँ पर इन तरंगों के आधार पर हम देखें तो अध्ययन करने के फलस्वरूप जो क्रक्स निकाला गया है, बिल्कुल सटीक क्रक्स निकाला गया है, वो क्या है? तो आप कह सकते हैं क्रस्ट और मेंटल जो होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं? तो ठोस अवस्था में होते हैं। क्रस्ट और मेंटल कैसे अवस्था में होते हैं? तो ठोस अवस्था में होते हैं। जबकि हम कोर की अगर बात कर लें तो कोर जो हमारी होती है किस अवस्था में रहती है? तो तरल अवस्था में माना जाता है। यानी कि जो कोर हो जाएगी वो हमारी कैसी हो जाएगी? तरल अवस्था में मानी जाती है। तो ये अब आपको बेहतर समझ आ गया होगा। तो आज हमने क्या पढ़ लिया? ये निष्कर्ष निकाल लिया है ना कि भूकंपीय तरंगें किस प्रकार से कार्य करती है। अब आगे हम देख लेते हैं इस क्लास को आज हम इतना ही रखते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो जो हमारे यहाँ पे थ्योरीज हैं वो समझना थोड़ा सा कठिन होगा। तो इतना समझने के बाद हम क्या करेंगे, जो अगली हमारी कक्षा होगी उसमें हम इन्हीं परतों की बात कर लेंगे। किसकी? तो क्रस्ट की, मेंटल की और कोर की, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट हैं। तो एक बहुत लंबी क्लास मुझे लग रहा था कि कुछ समय में होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे? क्रस्ट, मेंटल और कोर की बात करेंगे। तो आज एक अच्छा इतने पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।